हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अक्षांश और देशांतर की इस टॉपिक की अगले फॉर्म पे चर्चा करेंगे कि अभी तो हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था अक्षांश की, और आज हम लोग चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा और भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पीडीएफ के लिए आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, और टेलीग्राम में ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, लेकिन एक बार मैं पुनः इसकी चर्चा और कर दूं, क्योंकि इससे जो अगली वीडियो हमने बना रखी है उसमें हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ लें, चैनल पे है वीडियो। और आज हम लोग देख लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यह 0 डिग्री जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, यह पूरे ग्लोब को जो है 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। अर्थात पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। अब देखेंगे उत्तर की तरफ अगर देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है आपका, और इधर ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। और 23.5 डिग्री आपका उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इधर देखेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। एक चीज और है कि विषुवत रेखा, यहाँ से विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं क्या होता है, सूर्य ताप में कमी होने लगती है, अर्थात टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होती है। दूसरी चीज है कि हम लोग जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं विषुवत रेखाओं की लंबाई जो है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो छोटी होती जाती है। आप देख सकते हैं एक एक करके सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या सबसे बड़ी वृत्त की बात करें कि कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ी वृत्त का निर्माण करती है, तो वो है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा जो है ये सबसे बड़े वृत्त का क्या करती है, निर्माण करती है ग्लोब पर। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री है दोनों तरफ ये ध्रुव है, और यहाँ पर जो 90 डिग्री वाली अक्षांश होती है, अक्षांश रेखा होती है, वो रेखा नहीं बनाती है या वृत्त नहीं बनाती है वो। ठीक है, इनके बीच की हमने दूरी की चर्चा की थी, 111 किलोमीटर है। किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे आज देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाएं देशांतर रेखाओं को। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे देशांतर रेखा। चलिए देखते हैं, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि किसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देखिए यह है 0 डिग्री जो ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। ठीक है ना, यहां पर है आपका 90 डिग्री और यहां भी है आपका 90 डिग्री। थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं, 90 डिग्री। ठीक है, अब सभी यहां से एक और है, ये है 23.5 डिग्री आपका, जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये है आपका कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम से पूर्व ये कौन सी दिशा, पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्व है। यानी कि ये अक्षांश रेखाएं जो हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई थी। तो अक्षांश की परिभाषा थी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, या विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग एक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। और ये जो काल्पनिक रेखा दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। अब ये जो मध्याह्न देशांतर है इसी के समानांतर सभी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर एक एक करके।
इसकी परिभाषा बनेगी आपका कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसे इधर भी खींची गई हैं एक एक करके। ठीक है, और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर। ये सभी देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री करके इसके समानांतर खींची गई हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इधर भी एक एक करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री, और ये हो जाएगी 4 डिग्री, ये हो जाएगी 5 डिग्री। ऐसे करके ये सभी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये सभी देशांतर रेखाएं जैसे अक्षांश रेखाओं को हमने खींचा था कि ये विषुवत रेखा के बीच से मापी गई कोणीय दूरी होती हैं, उसी तरह से ये देशांतर रेखाएं भी इस प्रधान देशांतर के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती हैं। तो यहाँ हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। और ये देखिए, ये जो प्रधान देशांतर है, जो 0 डिग्री देशांतर है, यह भी गोलक को 2 हिस्सों में बांटती है। इधर से, यहाँ से ये पूरा जो है ये हो जाएगा कौन सा गोलार्ध, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। यानी कि ये वाली पूरी एरिया ये क्या कहलाएगी, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगी। और इधर से ये पूरी एरिया ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपका पश्चिमी गोलार्ध। 2 हिस्सों में बांट दी। यहां पर देखेंगे तो मुख्य रूप से यह देखिए, पृथ्वी अब 4 भागों में बढ़ जाएगी। अगर इधर के भाग को हम लोग देखेंगे, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। इस वाले हिस्से को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण गोलार्ध। इस वाले हिस्से की अगर आप लोग बात करते हैं इसकी, तो ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा पश्चिम उत्तर गोलार्ध। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी हमारी 4 भागों में बंट गई। अब देखेंगे तो यहां पर आपका भारत स्थित है, यहीं पर हमारा भारत स्थित है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमारा भारत स्थित है। तो ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति क्या होगी, ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति हो जाएगी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या हो गई, भारत कहां हो गया ग्लोब पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे आप सभी लोग कि कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं और इनसे कैसे हम लोग स्थान की या समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सारी बातों की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इसे बना लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की बात। देखिए प्रश्न है, और इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो देशांतर की परिभाषा हो जाएगा आपका, देशांतर रेखाओं की लिख लेंगे आप सभी लोग कि उत्तरी गोलार्ध, अरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। और ये देशांतर रेखाएं किधर से किधर खींची गई हैं आपका, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगर कैसे इनको खींचा गया। तो देखिए 0 डिग्री एक है और इससे 180 तक इधर और 180 तक इधर इनकी संख्या खींची गई है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे एक वृत्त का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। और ये सभी देशांतर रेखाएं जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। अर्थात इनकी संख्या की अगर हम लोग बात करें, इसे नोट करें आप। चलिए अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की अगर संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है कुल कितनी हो जाती है। देखिए पहले ये 0 डिग्री से इधर भी 180 तक खींची गई हैं और 0 डिग्री से इधर भी ये 180 तक खींची गई हैं। यानी कि 180 और 180 कितना हो जाएगा, 180 और प्लस 180 कितना हो जाएगा,
360 हो जाएगा। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए, क्योंकि 0 डिग्री से जब हम खींचते हैं इन देशांतर रेखाओं को तो एक तरफ से 180 तक हम लोग खींचेंगे और दूसरी तरफ जब हम लोग खींचेंगे तो 179 तक ही खींचेंगे, और 180 वाली जो देशांतर रेखा होगी वो ठीक इसके सामने वाली देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। अर्थात इस 0 डिग्री जो देशांतर है इसके ठीक सामने वाली जो देशांतर रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी, वो 180 डिग्री देशांतर होगी। और उस 180 डिग्री देशांतर को हम लोग दोनों तरफ से पढ़ेंगे, इधर से जब गिनेंगे तब भी उसी को 180 डिग्री देशांतर पढ़ेंगे और इधर से भी गिनेंगे तो भी उसी को हम लोग 180 डिग्री देशांतर पढ़ेंगे। यहां पर अब उसको हम लोग लिखते कैसे हैं उसे देखें आप सभी लोग। देखिए लिखा जाता है इनकी संख्या को 180 प्लस 1 प्लस 179, यानी कि ये 180 एक तरफ से हम लोगों ने 180 खींच लिया, प्लस 1 ये 0 डिग्री हो गई एक, और 179 यानी कि जब हम इधर से खींचेंगे तो 179 तक जाएंगे और इसके बाद 180 हम उसी को पढ़ेंगे और इसकी टोटल संख्या हो गई आपका 360। अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है ग्लोब पे, 360 है। चलिए अगली बात की हम लोग चर्चा करें। अब देखिए ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं आप देख रहे होंगे कि सभी देशांतर रेखाएं आकर के ध्रुवों पर एक दूसरे से क्या कर रही हैं, मिल जा रही हैं। अर्थात यहां पर अगला पॉइंट हम नोट करेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आकर आपस में मिल जाती हैं। यह प्रश्न पूछता है कि क्या देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे कम दूरी कहां पर होती है, तो ध्रुवों पर होती है। इनकी आकर की दूरी यहां पे 0 हो जाती है, ठीक है। और सबसे अधिक दूरी यानी कि सभी देशांतर रेखाएं आकर के ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं, अर्थात सबसे कम दूरी होती है इनके बीच में, सबसे कम दूरी होती है इनके बीच में जो है ये सबसे कम दूरी होती है, कहां पर, ध्रुवों पर होती है। अब देखिए कि जब ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है तो सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है, दो देशांतरों के बीच में। तो ध्यान दीजिए कि दो क्रमागत देशांतर रेखा के बीच में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर या विषुवत वृत्त पर होती है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, तो ये विषुवत वृत्त पर होती है या विषुवत रेखा पर होती है। ये कितनी होती है, तो ये दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। आप इसे नोट कर लेंगे कि किन्हीं दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होती है, तो ये विषुवत रेखा पर। यहां पर देखिए आप सब लोग, सबसे अधिक दूरी है यहां पर और सबसे कम दूरी यहां पर है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ती है इनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। और ये सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट यहां पर यह बनता है कि ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ती है इनके बीच में दूरी कम होती है, लेकिन इनके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें, इसके बाद अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसे आप नोट कर लें। चलिए अब ध्यान देंगे अगला पॉइंट इसमें, देशांतर रेखाओं में, देशांतर रेखा ये हेडिंग है आपका। देखेंगे इसमें अगला पॉइंट आप सभी लोग। तो देखिए ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर लिख लेंगे ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनके लंबाई में
कोई परिवर्तन, इनके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनके बीच की दूरी में भले कमी हो रही है, लेकिन इनके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे करता है। अगला पॉइंट है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती हैं। किसमें? तो पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। तो जितनी भी 0 डिग्री से जितनी भी देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में खींची जाएंगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जितनी भी पश्चिम गोलार्ध में खींची जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप सभी लोग लिख लेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित कर देता है। कौन कौन सी गोलार्ध? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में जो है ये 0 डिग्री क्या करती है? विभाजित कर देती है। अब पूर्वी गोलार्ध में खींची गई सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। आप इसे नोट कर लें, ठीक है ना? पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो 0 डिग्री से जितनी इधर पूर्व में देशांतर रेखाएं होंगी उसको हम लोग लिख देते हैं ई, यानी कि ईस्ट में होता है आपका पूरब। जैसे 1 डिग्री ईस्ट और पश्चिम में दिखाना रहेगा तो 1 डिग्री वेस्ट। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है ना? ध्यान देंगे आप सभी लोग, इसे रफ नोट कर लें आप सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आखिर कैसे हम किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं या किन्हीं दो स्थानों की स्थिति को हम लोग पता करते हैं। देखिए ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाओं को एक लंब पे काटती हैं, लंबवत काटती हैं ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप देखिए, मान लीजिए कि कोई स्थान है, जैसे मान लेता हूं मैं कि दिल्ली जो है, आप 3 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आप इसे कहाँ ढूंढेंगे इस ग्लोब पे? तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसे मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है ना? चलिए, ये प्रश्न कह रहा है कि 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिल्ली है, उसकी स्थिति 3 डिग्री पूर्वी देशांतर और 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आप यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डिग्री ये अक्षांश खींची गई है, ठीक है ना? 1 डिग्री, या इस ग्लोब पे मैं रहने दे रहा हूँ और यहाँ एक दूसरा ग्लोब बना के बता दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गई आपका 0 डिग्री। ठीक है, अब हम इधर से एक एक करके खींचेंगे। ये तो पूरा पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका 1 डिग्री, यहाँ से दूसरी रेखा 2 डिग्री, यहाँ से एक तीसरी खींच लिया हमने
ये हो गया आपका 3 डिग्री। ऐसे इधर आप खींचेंगे 1 डिग्री, दूसरा खींचेंगे 2 डिग्री, तीसरा खींचेंगे 3 डिग्री, ऐसे करके आप खींच लेंगे, तमाम देशांतर रेखाओं खींचेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये है 90 डिग्री आपका और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर से हमने खींचा एक रेखा 1 डिग्री, फिर हमने खींचा 2 डिग्री और फिर हमने एक रेखा खींच लिया यहाँ पर 3 डिग्री, हमने खींच लिया। ये कह रहा है, अब देखिए इस 0 डिग्री से इधर का उत्तर है, ये पूरा भाग उत्तर का है और ये पूरा भाग दक्षिण का है, और इस 0 डिग्री से इधर पूरब है और इस 0 डिग्री से क्या है, पश्चिम है इधर। अब देखिए ये कह रहा है कि 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात इधर की बात कर रहा है। अब 3 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो ये वाली है 3 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब आप कहाँ ढूंढेंगे इसको कि कहाँ है दिल्ली, पूरा यहाँ से यहाँ तक होगी कहीं पे, लेकिन नहीं। दूसरा भी स्थिति हमको पता है कि 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर और 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये स्थित है। अब देखेंगे आप सभी लोग कि 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है, तो ये वाली जो रेखा है ये 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब देखिए जहां पर 3 डिग्री पूर्वी देशांतर और 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर यह स्थान क्या होगा, स्थित होगा। तो ये देखेंगे हम लोग कि यही वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट रहे हैं। अर्थात इस ग्लोब पर दिल्ली कहां पर है, यहां पर स्थित है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं इसी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं और इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग जयपुर। जयपुर की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यह 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री 4 डिग्री करिए इसको कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। दूसरा इसकी स्थिति यह बन रही है कि 2 डिग्री पूर्वी देशांतर से 4 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब इसकी स्थिति हमको पता करना है कि आखिर ये जयपुर कहां पर है। तो आप देखिए ग्लोब पर इसको कैसे देखेंगे आप सभी लोग। ये हो गया ग्लोब आपका, यहां पर है 0 डिग्री, ठीक है ना, और यहां भी है आपका ये 0 डिग्री, 4 भागों में बट गया ग्लोब हमारा। अब यहां से देखेंगे आप एक एक करके बनाएंगे रेखाओं को। 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा और ये हो जाएगी आपका 4 डिग्री देशांतर रेखा। हमने बना लिया। अक्षांश को खींचेंगे, मैं उत्तर की तरफ का ही खींच रहा हूं और ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर का ही प्रश्न है। तो यहां से हमने एक खींचा, ये 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, 4 डिग्री देशांतर हमने खींच लिया। अब आप देखेंगे कि आखिर ये जयपुर कहां पर है। तो देखिए जहां पर ये अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहीं पर यह स्थान स्थित होगा। देखिए पहले हम अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए यह उत्तरी अक्षांश है आपका, 2 डिग्री है ये उत्तरी अक्षांश, पूरा यहां से यहां तक है, ठीक है, और यह है 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां से यहां तक, यानी कि 4 डिग्री पर भी कहीं इसकी लास्ट सीमा है और 2 डिग्री पर इसकी कहीं लास्ट सीमा है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है कहां पर है। अब अक्षांश देशांतरों को देखेंगे तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर से 4 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब देखिए सबसे पहले 2 डिग्री को देखते हैं, 2 डिग्री अक्षांश को, और ये 2 डिग्री अक्षांश कहां पर एक दूसरे को, 2 डिग्री अक्षांश और ये 2 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं। तो 2 डिग्री अक्षांश ये वाली है आपका और ये है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा है कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गई, और ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कहां पर क्रॉस कर रही है, तो ये यहां पर काट रही है। यानी कि ये 2 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये इस 2 डिग्री अक्षांश को और 4 डिग्री अक्षांश को यहां पर ये क्रॉस कर रही है दोनों को। अब देखिए दूसरा पॉइंट, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर देखेंगे कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो 4 डिग्री देखिए, 4 डिग्री को यहां पर काट रही है और 2 डिग्री को यहां पर काट रही है। चारों पॉइंट हमको मिला। यानी कि ये वाला जो स्थान है ये किसका स्थान है, ये है आपका जयपुर। ये पूरा भाग क्या है, जयपुर का है। लोकेशन हमको मिल गया।
इस तरह से हम लोग किन्हीं स्थान की स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है कि 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री इस देशांतर से पूरब की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है और पश्चिम की ओर आने पर समय का मान क्या होता है, घटता है। जब पूरे विश्व के समय का निर्धारण करना था तो ये हुआ कि पूरे विश्व का समय का निर्धारण कैसे होगा, तो फिर एक बैठक हुई कहां पर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, ठीक है ना। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, क्या नाम है उसका, ग्रीनविच नामक शहर में या ग्रीनविच में एक वेधशाला है जहां पर जो है एक बैठक की गई और ये वहां पे निर्धारित किया गया कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो यहां पर यह देखा गया पूरे विश्व के समय का निर्धारण करने के लिए ग्रीनविच में एक बैठक हुई। कहां पर हुई, तो ग्रीनविच नामक शहर में एक वेधशाला है, क्या है, वेधशाला, ठीक है ना। और यहीं से बैठक करके यह निर्धारित किया गया कि मान लिया जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो यहीं से होकर गुजरती है और उसी 0 डिग्री से पूरे विश्व के समय का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बना कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर, यानी कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आने पर समय का मान घटता है। ये पॉइंट आप नोट करें कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ेगा और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आने पर समय का मान घटता है। इसे आप नोट करिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं आप सभी लोग। देखिए जब यहां पर बैठक हुई तो देखा यह गया कि इस 0 डिग्री को क्या कहा गया, तो 0 डिग्री को हम लोगों ने कहा प्रधान याम्योत्तर, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर या विश्व मानक समय रेखा, इसको कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहां से किया जाता है, तो पूरे विश्व के समय का निर्धारण जो है कहां से होता है, ग्रीनविच लंदन से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। यानी कि पूरे विश्व के समय को कहां से लिया जाता है, तो क्या बताएंगे, ग्रीनविच नामक शहर से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। और कहां, किस देशांतर से, तो 0 डिग्री देशांतर से होता है। और इस 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं GMT या ग्रीनविच मीन टाइम भी इसी को हम लोग कहते हैं। यानी कि इस 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहीं से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। और यह भी निर्धारण किया गया कि हर देश में अपना एक समय जोन होगा जहां से उस देश के बारे में क्या होगा, समय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे की बातें। चल इसे नोट कर लें आप सभी लोग। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है। यानी कि हर एक देशांतर को पार करने पर कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का। कितना मिनट का, 4 मिनट का। यानी कि एक क्रमागत देशांतर को पार करने में कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज देखिए मैंने छोड़ दी है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लिख लें आप सभी लोग कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो से 11.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, शायद बताए भी है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं।
कैसे 4 मिनट आता है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में यानी कि पूरा 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री घूमने में, ठीक है ना। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को, एक चक्कर 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है आपका, 24 घंटे में यह 360 डिग्री पूरा क्या करती है, घूम लेती है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटिए इसको। तो जैसे ही हम लोग 24 से काटेंगे, तो अगर मान लीजिए हम लोग 2 से काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब फिर हम लोग काटेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 9, अरे सॉरी 2 छक्के 12 और 2 9 18, ये हो जाएगा 90। और फिर 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज देखें आप सभी लोग कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है, ठीक है। तो पृथ्वी जब 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो ये देखा जाए कि 1 घंटे में यह कितना डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, ये 15 डिग्री घूम लेती है पृथ्वी। कितना डिग्री, 15 डिग्री घूमती है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूमती है, ऐसे यहाँ पे देखो कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 360 बटा 24 करेंगे, काटेंगे, ये 15 डिग्री आएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 घंटे में यह कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब देखेंगे आप सभी लोग कि जब 1 घंटे में यह 15 डिग्री घूमती है, तो इसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। अब क्या करेंगे, जब 1 डिग्री की बात होगी तो यहाँ पे दूसरा कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 15 डिग्री घूमने में इसको 1 घंटा अर्थात 60 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में इसको लगेगा कितना, 60 बटा 15 कर देंगे, कटेगा ये 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, इसको 4 मिनट लगता है। लेकिन यहां से एक चीज हमको ये मिल जाता है कि जब 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तब क्या किया भूगोलवेत्ताओं ने कि हर 15 डिग्री पर एक समय जोन बना दिया, ठीक है। हर 15 डिग्री पे एक समय जोन बना दिया, अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री क्या करती, घूम लेती है। अब प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर कितने समय जोन है, तो पृथ्वी पर समय जोन की अगर हम लोग बात करते हैं, समय जोन, तो कुल 24 समय जोन है पृथ्वी पर। कितना है, 24 समय जोन है। इसे आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये भी नोट करो कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। और 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। इसे आप नोट कर लें, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट करें। अब आगे हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन को देख करके आप सभी लोग समझ लेंगे एक बार और फिर से। देखिए अब 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। और 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 1 घंटे में, ठीक है ना। अब देखिए इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ेगा और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आने पर समय का मान क्या होता है, घटता है। अब देखेंगे कैसे हम लोग समय को निकालते हैं। एक चीज और है कि ये जो 0 डिग्री है आपका, देखिए मान लेता हूं मैं कि इस 0 डिग्री पे यहां पे लंदन में दिन के 12 बजे हूं, क्या बजे हूं, दिन के 12 बजे हूं। क्वेश्चन है आपका कि ग्रीनविच, या सीधे मैं लिख दे रहा हूं जीएमटी में दिन के 12 बजे हूं, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगी। अब ध्यान दीजिए 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगी की बात कर रहा है। तो देखेंगे आप सभी लोग कि 12 बज रहे हैं यहाँ पे। अब पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ेगा। और ये 10 डिग्री की बात कर रहा है, तो 1 डिग्री पे जब 4 मिनट, तो 10 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 40 मिनट होगा, 40 मिनट हो जाएगा ना। यानी कि 40 मिनट जब होगा, तो अब देखेंगे कि यह पूर्व में कह रहा है कि पश्चिम में कह रहा है। पूर्व में कहेगा तो ये 40 मिनट बढ़ जाएगा, और पश्चिम में कहेगा तो 40 मिनट क्या होगा, ये घट जाएगा। तो देखेंगे यह कह रहा है पूर्व में, यानी कि 12 तो ऑलरेडी बज रहे हैं दिन में, तो 12 बज के कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर यही चीज पश्चिम में कहता कि जीएमटी में दिन के यदि 12 बजे हों,
तो 10 डिग्री पश्चिम में क्या समय हो रही होगी, तो यही 40 मिनट हम लोग क्या करते, इस 12 में से घटा देते, और 40 मिनट अगर घटाते तो पश्चिम में जो दूसरी समय हो जाती वो 11:20 हो जाती। ठीक है, ऐसे ही हम लोग समय निकालते हैं। अब देखिए, यह 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये दोनों मिल करके ग्लोब पर क्या करती हैं, एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। यहां पे लिख लेंगे आप सभी लोग, इसे नोट करिए इस क्वेश्चन को, अगला पॉइंट मैं लिखवा दूं। चलिए, एक पॉइंट आप नोट करेंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा। ध्यान दें, लिखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसी को कहता है प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, ठीक है ना, या प्रधान देशांतर रेखा भी इसी को कहता है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। या प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा मिलकर ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर से मिलकर एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी कि प्रधान देशांतर रेखा ये जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री देशांतर जो इसके ठीक सामने है, ये दोनों मिलकर के ग्लोब पर क्या करती हैं, एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर या देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं, ये वृत्त नहीं बनाती है। ध्यान रहे कि देशांतर रेखाएं जो हैं, सभी देशांतर रेखाएं ये अर्धवृत्त बनाती हैं, ये वृत्त नहीं बनाती हैं। केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री मिल करके एक दूसरे के साथ और ये एक ग्लोब पे बृहद वृत्त का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक चीज और कि हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितना डिग्री है, तो ध्यान दीजिए, हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि 5.5 घंटा क्या है, आगे है। जीएमटी से हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, मैंने भारत की एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, या मैं यहीं पुनः दिखा दे रहा हूं, एक बार ध्यान दें, देख लें आप सभी लोग कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ये भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, और ये कहां से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है, आपका नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद होते हुए ये गुजरती है। ठीक है, देखेंगे, देखिए जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पहले हम लोग 82 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे, तो ये जगह 82 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 328 मिनट होगा, और इस समय इस आधे डिग्री का हम लोग 2 मिनट और क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 330 हो जाएगा, और 330 में हम लोग कितने से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, तभी तो ये घंटे में बदलेगा। ये मिनट में हो गया, तो घंटे बदलने के लिए हम लोग 60 से भाग दे रहे हैं। अब 60 से भाग देंगे तो पहले ये 5 बढ़ जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और 30 बचेगा ये, तो ये यहाँ पर मिनट में आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट। अब देखेंगे कि पूर्व में है कि पश्चिम में है, तो हमारा भारत जो है आप सभी लोग जानते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि 0 डिग्री से पूर्व में है, अर्थात ये 5.5 घंटे का समय क्या होगा, ये हमारे भारत का आगे होगा। कहाँ से, ग्रीनविच, अर्थात लंदन से हमारे भारत की जो समय है वो क्या होगी, 5.5 घंटा आगे होगी। और जब भी आपको ये पता करना हो कि लंदन में क्या समय हो रही होगी, तो अपने घड़ी से 5.5 घंटे पीछे करिए और जाकर देखिए वहां पर क्या समय हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं इन देशांतर रेखाओं से कि समय क्या हो रही है, या समय की जानकारी हम लोग इस तरह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज देशांतर रेखाओं के और अक्षांश रेखाओं के सभी पार्ट, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और
जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे और जैसे जैसे हमने क्वेश्चन करवाए उस क्वेश्चन को नोट करेंगे। आगे हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जो समय निकालने वाला क्वेश्चन है, आइए मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं कि यदि 0 डिग्री पर जो है 12 बज रहे हूं तो इस 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रही होगी। यानी कि 0 डिग्री पर यदि 12 बजे हों तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगी। तो 0 डिग्री पे जब 12 बज रहा है तो 2 डिग्री पे यानी कि 1 डिग्री पर 4 मिनट और दूसरे डिग्री पर 4 मिनट, तो 4 मिनट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 डिग्री को पार करेंगे तो 4 मिनट, इसको पार करेंगे तो 4 मिनट, 8 मिनट हुआ। अब ये पूर्व की बात कर रहा है ना, तो ये 8 मिनट जुड़ जाएगा इसमें, यानी कि 12 में 8 मिनट जुड़ेगा तो 2 डिग्री पर क्या समय हो रही होगी, 12:08। इस तरह से हम लोग पता करते हैं समय को, ठीक है। तो चलिए ये रहे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्षांश और देशांतर से, और इसे आप लोग नोट करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे इसको। आगे मैं इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं करवाऊंगा और आप सभी लोग प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि देखिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पेएबल क्लास नहीं ले सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन सारे लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं जिससे उनका भी फायदा हो और उनकी एक तैयारी हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करिए जिससे ये वीडियो उनको मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।